डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे द सिंथेसिस ऑफ पायरोल, फ्यूरान एंड थायोपीन। इनमें डिस्कस करते टाइम हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे उन मेथड्स को जो इनमें कॉमन हैं, यानी उस मेथड से पायरोल, फ्यूरान और थायोपीन तीनों बनाए जा सकते हैं और तीनों सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मेथड जो हमारे पास आता है वह होता है पेलनोर सिंथेसिस, जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वह KUK हो, चाहे वह CDLU हो, चाहे वह MDO हो, चाहे वह CBLU हो। यानी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पेलनोर सिंथेसिस। इसके बारे में पढ़े हैं। इसमें जो सबस्ट्रेट लिया जाता है वह होता है 1,4-डाइकीटोन, यानी कि हमें डाइकीटोन लेना है और वो डाइकीटोन एक दूसरे के फर्स्ट या फोर्थ पोजीशन पे होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ 1,4-डाइकार्बोनिल, यानी कि डाइकार्बोनिल, यानी पहली और चौथी पोजीशन पे कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, यानी C डबल बॉन्ड O ग्रुप अटैच होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं इसको ये इस तरह से लिख सकता हूँ, फर्स्ट पोजीशन इसको अगर मैं देता हूँ सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, यानी फर्स्ट और फोर्थ के ऊपर कार्बन डबल बॉन्ड O होगा। या मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर मैं इस तरह से भी इसको हम डेनोट कर सकते हैं 1,4-डाइकार्बोनिल कंपाउंड, यानी कि अगर मैं इस कार्बन को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये हुआ 1,4-डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स। अगर मैं इनकी रिएक्शन करवाता हूँ, अगर मैं उसकी रिएक्शन करवाता हूँ हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन, तब मेरे को जो मिलेगा प्रोडक्ट वह मिलेगा यहाँ पे X की जगह नाइट्रोजन होगा। अगर मैं हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन का यूज़ कर रहा हूँ तब हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन होगा। अगर मैं हाइड्राइड ऑफ सल्फर यूज़ कर रहा हूँ तब हमारे पास यहाँ पे सल्फर होगा, X की जगह जो है सल्फर होगा। यानी हमारे पास अगर मैं हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन यूज़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब है जो हेटेरोएटम होगा वह नाइट्रोजन होगा। अगर मैं हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन यूज़ कर रहा हूँ तब जो हेटेरोएटम होगा वह ऑक्सीजन होगा। अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ हाइड्राइड ऑफ सल्फर तब हेटेरोएटम जो होगा वो सल्फर होगा। इन दोनों केस में अगर हमें प्रोडक्ट की यील्ड बढ़ानी हो तब यहाँ पे यूज़ करते हैं फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, और अगर यहाँ पे मैं P2S5 का यूज़ करता हूँ वहाँ पे अगर मैं इसकी यील्ड को बढ़ाना चाहता हूँ थायोपीन सिंथेसिस में, तो हमारे पास इस तरह से पेलनोर सिंथेसिस के अंदर 1,4-डाइकार्बोनिल कंपाउंड होते हैं और उसके डेरिवेटिव हमें मिलते हैं। अगर उसके साथ कोई ग्रुप अटैच है, जैसे यहाँ पे मैं एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप अटैच है, वह हमारे प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे इस तरह से सेकंड और फिफ्थ पोजीशन पे आता है। अगर मैं नंबरिंग देता हूँ यहाँ से 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर जो सब्स्टिट्यूट आते हैं वह आते हैं सेकंड और फिफ्थ पोजीशन पे। इस तरह से हम पेलनोर सिंथेसिस में पायरोल, फ्यूरान और थायोपीन का सिंथेसाइज कर सकते हैं। अब हम इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। मैकेनिज्म को डिस्कस करने से पहले, चाहे वह हम यूज़ करें पेलनोर सिंथेसिस का, चाहे किसी प्रकार की हेटेरोसाइक्लिक सिंथेसिस हो, हमें उनमें यह ध्यान रखना है कि तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है इनमें, उनके मैकेनिज्म के अंदर। वह है, पहला होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर कहीं से भी प्रोडक्ट के अंदर एलिमिनेशन रिएक्शन पॉसिबल है और उस पॉसिबिलिटी से अगर वो कंपाउंड जो जनरेट होगा वो एरोमेटिक नेचर का हो जाता है, तब एलिमिनेशन रिएक्शन अक्कर हो जाती है, यानी कि प्रोसीड कर जाती है। यानी एलिमिनेशन रिएक्शन जो होती है, अगर एलिमिनेशन रिएक्शन करने से एरोमेटिसिटी गेन करता है वो कंपाउंड, तो एलिमिनेशन रिएक्शन जो है आसानी से प्रोसीड हो जाती है। दूसरा होता है डबल बॉन्ड रीअरेंजमेंट। डबल बॉन्ड रीअरेंजमेंट, यानी कि डबल बॉन्ड भी जो है शिफ्ट हो सकता है एडजेसेंट कार्बन के ऊपर, अगर वहाँ पे एरोमेटिसिटी गेन कर रहा है। अगर हमारा जो प्रोडक्ट है अगर वो एरोमेटिसिटी गेन कर रहा है तो वो डबल बॉन्ड जो है रीअरेंज हो जाता है। तीसरा जो होता है वह होता है टोटेमरिज्म, यानी कि अगर फिर से वही कि अगर एरोमेटिसिटी गेन कर रहा है तो कार्बोनिल हो चाहे वह इमीन ग्रुप होता है, वह क्या करता है, वह टोटेमराइज हो जाता है। यानी कि अगर कंपाउंड के अंदर जो फॉर्म हो रहा है उसमें अगर एरोमेटिसिटी गेन कर रहा है टोटेमरिज्म से, तो टोटेमरिज्म भी हो जाता है। ये जो हमारे मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, तीनों जो रिएक्शन है, चाहे वह किसी भी हेटेरोसाइकिल की सिंथेसिस का हम कर रहे हैं,
ज़रूरी नहीं कि पायरोल, फ्यूरान और थायोपीन, हो सकता है पिरिडीन भी हो सकता है इंडोल हो सकता है बेंजोफ्यूरान हो सकता है। यानी किसी भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के मैकेनिज्म को अगर डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे एलिमिनेशन, डबल बॉन्ड रीअरेंजमेंट और जो टोटेमरिज्म होता है वह प्रोसीड कर जाता है। तो हम डिस्कस करते हैं पायरोल सिंथेसिस के मैकेनिज्म के बारे में। हमारा जो सबस्ट्रेट होता है वह होता है 1,4-डाइकार्बोनिल। मैं इसको इस तरह से ही लिख सकता हूँ, यानी कि ये कार्बन हुए 1, 2, 3 और 4, यहाँ पे एक कार्बोनिल और यहाँ पे एक हुआ कार्बोनिल। हम इसके साथ एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर देते हैं, मिथाइल ग्रुप, यहाँ मिथाइल हुआ, यहाँ पे मिथाइल हुआ। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूँ NH3 के साथ, तब हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है, जैसे कि हमने +2 क्लास में भी किया होगा और आपने बेसिक सेकेंड ईयर में भी किया होगा, कि जब भी अमोनिया या अमोनिया का कोई डेरिवेटिव अगर रिएक्ट करता है किसी भी कीटो ग्रुप के साथ, तो वो क्या करता है, इमीन फॉर्मेशन करता है। यानी मैं इसको क्या करता हूँ, C डबल बॉन्ड O, अगर इस तरीके से हमारे पास अमोनिया का डेरिवेटिव है NH2Z, जेड की जगह कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे R ग्रुप भी हो सकता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे अमोनिया ले सकता हूँ, यहाँ पे मैं NH2 ग्रुप रख सकता हूँ। तब हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वह क्या होता है, C डबल बॉन्ड N। अगर अमोनिया यूज करते हैं तो NH आता है, अगर अमोनिया ना यूज करके प्राइमरी अमाइन यूज करते हैं तो हमारे पास इस तरह का प्रोडक्ट आता है, इमीन फॉर्मेशन होता है। यानी इस केस में वैसा ही होगा, अमोनिया जो है किसी एक कार्बोनिल कंपाउंड के साथ क्या फॉर्मेशन करता है, इमीन फॉर्मेशन करता है। यानी हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वह इसमें कहीं यहाँ पे H2N और यहाँ पे H, इस तरीके से हमारे पास जो है फॉर्मेशन होता है NH, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O अभी भी बरकरार है। उसके बाद जैसा कि हमने कहा कि जहाँ पर भी पॉसिबिलिटी हो टोटेमराइजेशन होगा, तो यहाँ पे जो है ये जो H है ये शिफ्ट हो जाता है N के पास, और डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे। यानी टोटेमराइजेशन होता है जिसमें प्राइमरी अमाइन फॉर्मेशन होता है। तो हमारे पास इस तरह से यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे NH2 होगा और यहाँ पे होगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे होगा मिथाइल ग्रुप अटैच है। जो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन अब sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इसकी विसिनिटी के अंदर एक कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है इस ग्रुप के ऊपर, और बदले में जो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड टूट जाता है और उसका नेगेटिव चार्ज कौन गेन करता है, ऑक्सीजन गेन करता है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वह आता है इस तरीके से। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, और हमारे पास आता है फिर यहाँ से NH2 पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आता है, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब सॉल्वेंट के अंदर ये क्या करते हैं, यहाँ से ये अपने प्रोटोन को जो है ना लॉस करके क्या होगा, अपने चार्ज को हटा सकता है, और ये अपने चार्ज को इस प्रोटोन को गेन करके हटा सकता है। तो हमारे पास जो आता है उसके बाद -H + H हम कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड पहले से था, यहाँ पे OH हो जाता है, यहाँ पे NH हो जाता है, और यहाँ पे होता है हमारे पास इस तरीके से हमारे पास आता है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होता है। अब यहाँ पे जैसे कहीं मैंने पढ़ा कि एलिमिनेशन रिएक्शन के प्रोसीड करने से अगर एरोमेटिसिटी गेन करता है तो वह एरोमेटिसिटी गेन करने की कोशिश करता है। यहाँ पे जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे OH ग्रुप है और यहाँ पे एक H ग्रुप है। H जो है H यहाँ से इसको एलिमिनेट कर सकता है। H एलिमिनेशन यानी कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है वहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो आता है इस तरह से हमारे पास पायरोल फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या देखते हैं कि जो प्रोडक्ट आता है वह 2,5-डाइमिथाइल पायरोल आता है। यानी कि दूसरी पोजीशन पे और फिफ्थ पोजीशन पे जो सब्सटेंट होते हैं जो 1,4-डाइकार्बोनिल के यानी फर्स्ट पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे जो ग्रुप होते हैं वह इस केस में सेकंड और फिफ्थ पोजीशन पे आते हैं, यानी कि 2,5-डाइमिथाइल पायरोल का।
अब यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूएंट कुछ अलग चाहते हैं तो हम यहाँ पे उसको चेंज कर सकते हैं। अगर मैं फिनाइल ग्रुप चाहता हूँ यहाँ पे फिनाइल ग्रुप हो सकता है। अगर मैं फर्स्ट पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट चाहता हूँ यानी कि यहाँ पे H को रिप्लेस करना चाहता हूँ तब मैं रिएक्शन करवा सकता हूँ यहाँ पे RnH2 के साथ। यानी कि अगर मैं प्राइमरी अमाइन के साथ ये रिएक्शन करवाता हूँ तब हमारे पास यहाँ H को रिप्लेस R करता है, यानी हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो फर्स्ट पोजीशन पे R ग्रुप या अल्काइल ग्रुप लगा होगा। ये हुआ पैरेलल सिंथेसिस का मैकेनिज्म। अब हम एक दूसरा रिएक्शन डिस्कस करते हैं जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों की फॉर्मेशन कर सकते हैं। उसका जो मैकेनिज्म है वह हमारे सिलेबस में भी नहीं है और उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। अब हम डिस्कस करेंगे दूसरा मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, एसिटिलीन जो होता है, अगर एसिटिलीन के दो मॉलिक्यूल की रिएक्शन जिसके भी हेटेरो एटम के हाइड्राइड के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं, यानी कि अगर मैं नाइट्रोजन का हाइड्राइड यूज करता हूँ तब हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वह होगा पायरोल। इस तरह से हमारे पास पायरोल फॉर्मेशन होता है। अगर इसी एसिटिलीन के साथ मैं रिएक्शन करवाता हूँ हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन यानी H2O की, तब हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वह आता है ऑक्सीजन यानी कि फ्यूरान। अगर मैं इसी प्रकार की रिएक्शन में इसी टाइप की रिएक्शन के अंदर मैं यूज़ करता हूँ हाइड्राइड ऑफ सल्फर यानी H2S, तब हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वह सल्फर, वहाँ पे हेटेरो एटम होगा, थाइफिन होगा। यानी हम इस मेथड से भी क्या कर सकते हैं, ये पैरेलल सिंथेसिस ना होकर के कॉमन मेथड है CH यानी एसिटिलीन जो है उसके रिएक्शन अगर मैं जिस भी हेटेरो एटम के हाइड्राइड से करवाता हूँ वह हेटेरो एटम जो है उसमें आ जाता है। यानी कि पायरोल अगर बनाना हो तो हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन अमोनिया का यूज़ करें, अगर मैं फ्यूरान बनाना तो H2O का यूज़ करते हैं, अगर मैं थाइफिन बनाना हो तो H2S का यूज़ करते हैं। अब हम इनके डिस्टिंक्ट मेथड का यूज़ करते हैं, यानी कि उन मेथड का जो कॉमन नहीं है। जैसे कि मैं पहले अभी हम पायरोल के सिंथेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, सिंथेसिस ऑफ पायरोल बाय अदर मेथड, यानी कि सिंथेसिस ऑफ पायरोल जो हमने फर्स्ट कर चुके हैं वह है पैरेलल सिंथेसिस, जो हम कॉमन कर चुके हैं पैरेलल सिंथेसिस। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट था हमारे पास वेस्टलिन से अमोनिया गैस की रिएक्शन करवाई थी तब हमारे पास पायरोल सिंथेसिस हुआ था। तीसरा जो इम्पोर्टेंट अभी आता है वह है तो नॉर पायरोल सिंथेसिस, यानी कि नॉर पायरोल सिंथेसिस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर पायरोल सिंथेसिस भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे नॉर पायरोल सिंथेसिस। इसमें हम डिस्कस करेंगे जो बीटा कीटो एस्टर होता है उनके आपस में रिएक्शन करवाते हैं, जिसमें एक जो बीटा कीटो एस्टर होगा उसके अल्फा पोजीशन पे अमीनो ग्रुप होगा, यानी कि हम यूज करते हैं बीटा कीटो एस्टर का कीटो एस्टर और उसी की रिएक्शन किसी दूसरे बीटा कीटो एस्टर या उसी के साथ कीटो एस्टर, लेकिन यहाँ पे जो एक कीटो एस्टर होगा वो सब्स्टिट्यूट होगा, उसमें अमाइन ग्रुप वहाँ पे लगा होगा, यानी कि अल्फा अमीनो बीटा कीटो एस्टर, अल्फा अमीनो बीटा कीटो एस्टर की रिएक्शन अगर करवाता हूँ मैं बीटा कीटो एस्टर के साथ, यानी कि तब हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वह होगा पायरोल डेरिवेटिव, पायरोल डेरिवेटिव। जैसे हमने पैरेलल सिंथेसिस में किया था उसको आप याद रख सकते हो। पहले मतलब 1 और नॉर मीन्स 4, यानी 1,4, यानी कि उसमें आपको जो सबस्ट्रेट लेना है 1,4 डाइकार्बोनिल लेना है, और इसमें आप नॉर यानी नॉर पायरोल जो होता है उसमें आप बीटा कीटो एस्टर का यूज करोगे, यानी नॉर पायरोल यानी कि बीटा कीटो, नॉर पायरोल यानी बीटा कीटो या अल्फा अमीनो बीटा कीटो एस्टर का यूज करते हैं। अब हम इसके सबस्ट्रेट लिखते हैं अल्फा अमीनो बीटा कीटो एस्टर। पहले हमें समझना होगा बीटा कीटो एस्टर क्या होता है, यानी एक एस्टर ग्रुप है एक कीटो ग्रुप है, वो एक दूसरे के बीटा पोजीशन के ऊपर है। यानी कि अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे COOC2S5 ये एक एस्टर ग्रुप होगा, यहाँ पे एस्टर ग्रुप है और इसके अल्फा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है अमीनो ग्रुप, यानी मैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता हूँ NH2 के साथ, और दूसरा उसकी बीटा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O यानी कीटो ग्रुप, और वहाँ पे मैं लिखता हूँ CH3, यानी ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। उसके बाद इसके रिएक्शन करवाता हूँ मैं इसी प्रकार के किसी एक सबस्ट्रेट के साथ, यहाँ पे हमारे पास CH2, यहाँ होगा C डबल बॉन्ड O,
और यहाँ पे होगा CH3। ये हुआ सिंपल बीटा कीटो एस्टर और यह हुआ अल्फ़ा अमीनो, यानी इसके अल्फ़ा पोजीशन पे क्या है, अमीनो ग्रुप लगा हुआ, अल्फ़ा अमीनो बीटा कीटो एस्टर। तो इसका जो नाम होगा IPC नेम होगा वह क्या होगा, एस्टर जो कौन से ग्रुप का, इथाइल ग्रुप का है, इथाइल अल्फ़ा अमीनो बीटा कीटो, यानी बीटा कीटो। और 1 2 3 4 4 कार्बन का ये एस्टर है, ब्यूटाइरेट। और यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे हम क्या देखते हैं, इथाइल ग्रुप लगा हुआ है इसके साथ, इथाइल। यहाँ पे कोई अमीनो ग्रुप नहीं है, कुछ अल्फा पोजीशन में कुछ अटैच नहीं है, तो हमें इस लाइन को लिखने की जरूरत नहीं है। इथाइल बीटा कीटो ब्यूटाइरेट। तब हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वह आता है पायरोल, वह आता है पायरोल। और वहाँ पे हमारे पास इस तरह से हमारे पास ये हुआ पायरोल, और पायरोल का डेरिवेटिव आता है हमारे पास, यानी कि एक जो ग्रुप लगे हुए हैं दिस ग्रुप और दिस ग्रुप जो आमने सामने चले जाते हैं, यानी यहाँ पे COOC2H5 इसके बिल्कुल सामने होगा, यहाँ पे COOC2H5। और इसके ये जो ग्रुप लगे हुए हैं सब्स्टिट्यूएंट, ये भी आमने सामने जाते हैं, यहाँ पे CH3 होगा और इसके सामने वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन यानी कि यहाँ पे होगा, यानी इस तरह डायगोनली जो है सामने होंगे, उस पर हम इनको ग्रुप को लगाते हैं। तो हमारे पास जो आता है ये पायरोल डेरिवेटिव आता है। अब हम इसके मैकेनिज्म को हम एक बार डिस्कस करते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ नोर पायरोल सिंथेसिस। सबसे जो पहला स्टेप होता है हमें, इसमें आपको जो बीटा कीटो एस्टर जो हमने लिखा था कि ऊपर की तरफ एस्टर ग्रुप हुआ, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन अल्फा पोजीशन पे अमाइन ग्रुप था, उसके बाद कीटो ग्रुप वहाँ पे, और उसके साथ एक इथाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप अटैच है। अब इस ग्रुप को, इसको स्ट्रक्चर को हम एक बार इस तरह से लिख लेते हैं कि इसका कीटो ग्रुप जो वो ऊपर की तरफ आ जाए और यहाँ पे, और ये जो एस्टर ग्रुप है वो इसके सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में इधर चला जाए, और दूसरा जो कीटो एस्टर उसको वैसा वैसा हम लिखते हैं। तब हम क्या देखते हैं कि जैसे हमने पहले रिएक्शन में भी किया था कि अगर अमाइन का डेरिवेटिव वहाँ है और उसके साथ कीटो ग्रुप कहीं पे है, तो वह क्या करता है, इमीन फॉर्मेशन करता है, यानी यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है निकल जाता है हमारे पास जब आता है ये, तो हमारे पास ये फॉर्मेशन होता है, इमीन का फॉर्मेशन होता है। तब ये क्या करता है, जो प्रोडक्ट आता है ये अपने आप को यहाँ पे नाइट्रोजन जो टोटमराइज हो जाता है, यानी कि एक H यहाँ से अपसेट करता है और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो हमारे पास जो है ये नाइट्रोजन जो उसके पास यहाँ से H आता है, इसकी यहाँ से H आएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो टोटमरिज्म होगा, इसका जो टोटमरिज्म होगा, टोटामेरिज्म, तब हमारे पास इसका जो प्रोडक्ट होगा वह होगा C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पे CH और यहाँ पे COOC2H5 और यहाँ पे N डबल बॉन्ड C, यानी यहाँ से एक H यहाँ पे गेन करता है और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पे अटैच है COOC2H5। तब क्या आता है कि इसके पास लोन पर इलेक्ट्रॉन है, वो लोन पर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो कार्बन है उसके साथ एक CH3 अटैच था, तो वह उसकी वैलेंसी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, 5 हो जाती है। तो ये बॉन्ड टूट करके क्या हो जाता है, इसके कार्बन के ऊपर अटैक करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। अगर यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ पे चला जाता है तो नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, ये क्या बन जाता है, न्यूक्लियोफिलिक हो जाता है, न्यूक्लियोफाइल हो जाता है ये। तब न्यूक्लियोफाइल होने से क्या होगा, यहाँ पे इसके पड़ोस में कौन बैठा हुआ है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन बैठा हुआ, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा। तब यानी हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वह होगा CO नेगेटिव और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे होगा CH और यहाँ पे CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड फिर से गेन हुआ इसको H और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, क्योंकि नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर करके वह डबल बॉन्ड बनाया है। तो हमारे पास यहाँ पे इस तरह से, अब सॉल्वेंट के अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट यहाँ से होगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाता है, तो हमारे पास जो आता है वह आता है, इसको मैं लिखता हूँ CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड N और यहाँ पे होगा हमारे पास CH और यहाँ पे होगा COOC2H5 और यहाँ पे होगा O नेगेटिव, साथ में होगा एक CH3 और इस कार्बन के साथ अटैच था COOC2H5 और यहाँ पे होगा COOC2
H5। यहाँ पे हमारे पास हम क्या देखते हैं, यहाँ पे H गेन करता है, यहाँ पे OH हो जाता है, यहाँ से H लॉस कर लिया इसने, अपना चार्ज यहाँ पे चला गया, इसका नेगेटिव चार्ज चला जाता है, इसका पॉजिटिव चार्ज चला जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक H है और यहाँ पे एक OH है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड होगी और उस एलिमिनेशन रिएक्शन की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। जैसा कि हमने कहा था कि अगर कहीं पे भी स्टेबिलिटी फैक्टर वहाँ पे बढ़ रहा है तो एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड करता है। यानी अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, यानी कि यहाँ पे इस ग्रुप के अल्फ़ा नहीं बीटा पोजीशन पे जो है वो चला जाता है, हमारे पास बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, तब हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है इसका वह आता है इस तरीके से N डबल बॉन्ड OC और यहाँ पे एक CH3 ग्रुप अटैच है, यहाँ पे COOC2H5 है और यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड क्रिएट क्योंकि यहाँ से OH निकल जाता है, यहाँ से H निकल जाता है और यहाँ पे होता है COOC2H5 और यहाँ पे होगा हमारे पास एक CH3 ग्रुप। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसको, ये एक्चुअली एरोमेटिक नहीं होगा, तो अब ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड रीअरेंजमेंट। क्या होगा, डबल बॉन्ड रीअरेंजमेंट होगा, यानी कि ये जो बॉन्ड है वह शिफ्ट होगा, कहाँ पे, यहाँ पे शिफ्ट होगा और यहाँ से एक H को गेन करेगा, तो हमारे पास दोबारा से एरोमेटिसिटी को गेन कर लेता है, यहाँ से N, यहाँ पे H, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे COOC2H5 था और यहाँ पे COOC2H5। इस तरह हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वह आता है पायरोल का डेरिवेटिव। ये था हमारे पास नोर पायरोल सिंथेसिस का मैकेनिज्म। नोर पायरोल सिंथेसिस का क्या था ये मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक बीटा कीटो एस्टर होता है, उसके अल्फा पोजीशन पे एक अमीनो ग्रुप लगा होता है, उसी के रिएक्शन हम करवाते हैं बीटा कीटो एस्टर के साथ। तो पहले पोजीशन पे पहले जो फर्स्ट रिएक्शन होता है वह क्या होता है, इमीन फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे एक अमोनिया का डेरिवेटिव है और वह क्या करता है, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ इमीन फॉर्मेशन करता है, तो हमारे पास प्रोडक्ट ये आता है। यहाँ पे नाइट्रोजन टोटमराइज हो जाता है, ये जो डबल बॉन्ड है C डबल बॉन्ड है यहाँ पे टोटमराइज होता है, तब क्या बनता है, यहाँ से H को गेन करता है तो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है और H यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, तब हमारे पास इस तरह से प्रोडक्ट आता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, तो ये पाई बॉन्ड जो टूट जाता है और उसके ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। वह नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफिलिक होगा, वह इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड बना लेता है इस तरीके से, और ऑक्सीजन के ऊपर जो ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन का वह क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। तब क्या होता है कि सॉल्वेंट के अंदर ये जब हम प्रोटोन का एक्सचेंज करते हैं, यहाँ पे H ये जो H यहाँ से लॉस करता है और ये गेन करता है, तब इसका पॉजिटिव चार्ज चला जाता है और इसका भी नेगेटिव चार्ज चला जाता है, यहाँ पे हमारे पास OH ग्रुप आ जाता है। उसके बाद जैसे इसको मौका मिलेगा एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड करने का, तब ये एलिमिनेशन रिएक्शन को प्रोसीड करता है। यहाँ से एक H निकलता है, यहाँ से OH निकलता है, तो वह एक बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है, यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होता है, यहाँ पे OH चला जाता है, यहाँ से एक H चला जाता है। उसके बाद अपनी एरोमेटिसिटी को गेन करने के लिए डबल बॉन्ड का रीअरेंजमेंट करता है, तब हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वह था पायरोल का डेरिवेटिव। इस तरीके से हमने नोर पायरोल सिंथेसिस के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट जो मेथड हमारे पास पायरोल सिंथेसिस का होता है फ्रॉम सक्सिनिमाइड। ये होता है सक्सिनिमाइड। सक्सिनिमाइड को समझने से पहले आप एक बार कुछ जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है उनके नाम आपको मैं बताता हूँ। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर 2 कार्बन का है तो वह उसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड अगर वह 3 कार्बन का है यानी कि COH और यहाँ पे CH2 ग्रुप और यहाँ पे होगा COOH, तब इसका नाम होता है मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड अगर ये 4 कार्बन का है इस तरीके से CH2 और COOH, तब इसको बोलते हैं सक्सिनिक एसिड, यानी जो हमारा सबस्ट्रेट है इसी से बना हुआ है सक्सिनिक एसिड से। अगर मैं किसी एक यहाँ पे अटैच करता हूँ, यहाँ पे NH2 ग्रुप है CONH2 यानी अमाइड ग्रुप अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो ये बेसिक ग्रुप होने की वजह से और ये एसिडिक ग्रुप होने से क्या ये साइक्लिक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका नाम होता है सक्सिनिमाइड। यानी हमारे पास जो है ये ग्रुप वैसा रहता है, ये C डबल बॉन्ड वैसा रहता है, C डबल बॉन्ड O वैसा रहता है, यहाँ से एक H2 मॉलिक्यूल बन जाता है और यहाँ पे एक
साइक्लिक कंपाउंड तैयार होता है जिसका नाम होता है सक्सिनिमाइड। इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं, सक्सिनिमाइड। और जब इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं जिंक के साथ, जिंक क्या करता है, इसको रिड्यूस करता है। जिस तरह से हमने रिएक्शन की है फिनोल को, अगर हम जिंक से रिएक्शन करवाते हैं तो वो ऑक्सीजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, वहाँ से उस ऑक्सीजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। ये जो यहाँ पे जिंक है वह यही काम करेगा कि यहाँ से जो ऑक्सीजन है उनको अब्स्ट्रैक्ट करता है और वहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट करता है। यानी हमारे पास होगा CH, यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड, ये C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे होगा NH, यहाँ पे होगा CH। तो हमारे पास फॉर्मेशन होगा पायरोल का। तो इस तरीके से हम सक्सिनिमाइड से हम क्या बना सकते हैं, जिंक की रिएक्शन करा करके हम उससे बना सकते हैं पायरोल। अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट बाइनरी सिंथेसिस ऑफ फ्यूरान, यानी अब डिस्कस करेंगे उन मेथड्स को जो फ्यूरान के फॉर्मेशन पे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जो हम डिस्कस करें, सबसे हम उसको प्रोडक्ट जो गेन करेंगे वो होता है फर्स्ट बाइनरी सिंथेसिस, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट बाइनरी सिंथेसिस, फर्स्ट बाइनरी सिंथेसिस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे सिलेबस में इसका मैकेनिज्म नहीं है। अगर आपको इसका मैकेनिज्म पढ़ना है, आपको इसका मैकेनिज्म समझना है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के एक लिंक द्वारा इसके सिंथेसिस के मैकेनिज्म के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। उसके साथ साथ आपके लिए एक जानकारी और कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें आप फ्यूरान, थायोपीन और पायरोल के सिंथेसिस के जितने पिछले 5 सालों के क्वेश्चन हैं उनके लिंक आपको वहाँ पर मिलेंगे और उन क्वेश्चन को आप बार बार रिपीट यानी कि दोहरा सकते हो। अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट बाइनरी सिंथेसिस, यानी इसमें जो हमारे पास सबस्ट्रेट होता है वह एक तो वही होता है जिसमें हमने नॉर पायरोल में किया था, क्या था, बीटा कीटो एस्टर, यानी बीटा कीटो एस्टर, और दूसरा आ जाता है अल्फा हेलो कीटोन, अल्फा हेलो कीटोन। और इससे जो प्रोडक्ट बनता है हमारे पास वह क्या बनता है, फ्यूरान डेरिवेटिव बनता है, फ्यूरान डेरिवेटिव। जैसे हम यहाँ पे यूज करते हैं बीटा कीटो एस्टर COOC2H5, और यहाँ पे इसके अल्फा पोजीशन पे कुछ नहीं है, लेकिन बीटा पोजीशन पे क्या है, एक C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, और यहाँ पे हम इसका जो सब्स्टिट्यूट लगाते हैं वो होती है मिथाइल ग्रुप का यूज़ करते हैं। और उसकी रिएक्शन जब हम करवाते हैं कीटो के यहाँ पे हुई अल्फा पोजीशन और इसके साथ अटैच एक हेलोजन या हम कह सकते हैं क्लोरीन, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं अल्फ़ा हेलो या क्लोरो कीटोन, यानी कि अल्फ़ा क्लोरो कीटोन का यूज़ करते हैं। तब हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वह आता है फ्यूरान का डेरिवेटिव, यानी हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा सबसे पहले बनाते हैं हम फ्यूरान और उसका डेरिवेटिव आता है, यानी हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वह आता है यहाँ पे COOC2H5, और यहाँ पे हमारे पास आएगा एक CH3 ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाता है, और तीसरा जो CH2 ग्रुप है वह अटैच होता है यहाँ पे। इस तरीके से हमारे पास आता है फ्यूरान का डेरिवेटिव, यानी प्रोडक्ट के फॉर्म में आता है, ये होता है फ्यूरान का डेरिवेटिव। फर्स्ट बाइनरी सिंथेसिस जो होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका जो मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर भी आपको मैकेनिज्म समझना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके इसके लिंक से इसके मैकेनिज्म के बारे में समझ सकते हैं। फ्यूरान का जो अगला मेथड है सिंथेसिस का वह होता है उसके अगर फर्फ्यूरल से हम उसको बना सकते हैं, यानी फर्फ्यूरल होता है कि अगर हम उसकी जो सेकंड पोजीशन होती है उसके ऊपर अगर हम एल्डिहाइड ग्रुप लगा देते हैं तब उसको बोलते हैं फर्फ्यूरल। तो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप को हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करवाते हैं। ऑक्सीडेशन किसी भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से अगर हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं जैसे कि KMnO4 से या K2Cr2 से, तब ये एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाता है। हमारे पास यहाँ पे आता है, इसको हम बोलते हैं फ्यूरोइक एसिड, यानी कि अगर मैं यहाँ पे इसकी सेकंड पोजीशन पे लगाता हूँ
कार्बोक्सिलिक एसिड लगाता हूँ तो हमारे पास जो प्रोडक्ट का नाम होगा वो फ्यूरोइक एसिड, कॉमन नेम होता है इसका। और उसको जब मैं हीट करता हूँ वो डी कार्बोक्सिलेट हो जाता है, यानी इस कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ से निकल जाते हैं, हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है फ्यूरान। तो एक मेथड ये हुआ फॉर से हम इसको बना सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सिंथेसिस ऑफ थायोफिन। जब हम थायोफिन के उसके डिस्कस करते हैं उसके सिंथेसिस के बारे में, तब हमारे पास जो 4 मेथड आते हैं। पैरेलल सिंथेसिस जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो कॉमन मेथड में हम डिस्कस किया था। दूसरा मेथड आता है फ्रॉम एसिटाइलिन, ये भी हमने मेथड जो है कॉमन मेथड में हमने इसको डिस्कस किया है। उसके बाद आता है फ्रॉम सोडियम सक्सिनेट, यानी अब अभी हम डिस्कस करेंगे सोडियम सक्सिनेट और ब्यूटेन से किस तरह से हमें थायोफिन सिंथेसाइज करते हैं। अगर मैं सक्सिनेट, यानी जो अभी थोड़ी देर पहले हमने सक्सिनिक एसिड के बारे में पढ़ा था, अगर यहाँ पे H ग्रुप लगा हुआ, यहाँ पे H ग्रुप लगा होता है, 4 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, सक्सिनिक एसिड होता है। अगर मैं यहाँ पे उस कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ हाइड्रोजन को Na से, या कह सकता हूँ मैं कि किसी NH बेस से अगर मैं इसके रिएक्ट करवाता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, वो एसिड और यहाँ पे बेस की रिएक्शन होगी और यहाँ पे हमारे पास जो साल्ट आएगा वह होगा सोडियम सक्सिनेट, यानी इसका जो नाम है वो सोडियम सक्सिनेट होगा। अगर मैं उसके रिएक्शन करवाता हूँ P2S3 से, तो वहाँ पे क्या होता है, ये हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो थायोफिन होता है। इस थायोफिन को हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं।